प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 में रसायन विज्ञान के दूसरा पाठ पढ़ेंगे। दूसरे पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। पाठ के नाम को देख करके पता चल रहा है इसके बारे में क्या पढ़ना है। अम्ल के बारे में पढ़ना है। अम्ल होता क्या है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसके लाभ क्या होते हैं, उससे हानि क्या होते हैं, क्या कैरेक्टर प्रदर्शित करता है। दूसरा है क्षारक क्या होता है, क्षारक के गुण क्या होते हैं, कैसे वह परिवर्तित करता है, कैसे वह परिवर्तित होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा है लवण क्या होता है, लवण बनता कैसे है, किन किन चीजों से उसे बनाया जाता है, उनका प्रयोग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल होता क्या है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड जो बना है एसिडस से बना है। एसिड जो बना है एसिडस, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात जो पदार्थ आप खाते हैं, अगर कोई पदार्थ आप खाते हैं, अगर उसका स्वाद जो है खट्टा महसूस होता है, खट्टा स्वाद देता है, तो यानी वह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अब बात करते हैं अम्ल की परिभाषा। अम्ल की जो आप 6, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे, वहां पे पढ़े होंगे जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। या पढ़े होंगे लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर एक सूचक का काम करता है। यह जो होता है, अगर यह लिटमस पेपर नीला होगा, अगर नीला लिटमस पेपर है, अगर आपके पास 1 बिलियन दे दिया गया हो, इस बिलियन में अगर लिटमस पेपर डालते हैं, अगर यह नीले प्रवृत्ति का है, यह जो पेपर है नीला है, अगर डालने के बाद इस सलूशन में नीला से लाल हो जाता है, तो यह जो सलूशन होगा अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। याद रखिएगा। परिभाषा भी बता सकते हैं। अगर नीले लिटमस पेपर को किसी बिलियन में डालते हैं, अगर वह नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, तो जो बिलियन होगा अम्लीय होगा, अर्थात उस बिलियन में अम्ल अवश्य मौजूद होगा। ये आगे देखते हैं। अम्ल की परिभाषा में आर्हेनियस, ब्रांस्टेड और लॉरी आए थे। उसमें उसके बाद से लुईस आए थे, जिसे लेविस भी कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार, ब्रांस्टेड तथा लॉरी के अनुसार, उसके बाद लुईस के अनुसार। आगे देखते हैं यहाँ पर लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में आर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है, ब्रांस्टेड तथा लॉरी एक साइंटिस्ट हैं, लुईस भी एक साइंटिस्ट है। और लिटमस पेपर के बारे में इन 4 माध्यमों से अम्ल की परिभाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्हेनियस ने क्या बताया था। आर्हेनियस ने बताया था जो पदार्थ जल में घुल करके H+ आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे या उस पदार्थ को अम्ल कहते हैं। एक बार और समझिएगा, जो पदार्थ जल में घुल करके H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अब बात करते हैं ब्रांस्टेड तथा लॉरी ने क्या बताए थे। आर्हेनियस ने उन्हीं पदार्थों को लिया था जो जल में घुले और घुल करके H+ आयन दिए। बहुत से ऐसे पदार्थ थे जो जल में नहीं घुलते थे, तो ब्रांस्टेड ने बताया था वे पदार्थ जो किसी दूसरे को प्रोटॉन देते हैं, लिख सकते हैं प्रोटॉन दाता, यानी जो दूसरे को प्रोटॉन देते हैं, वे सभी पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस ने जल में घुलने के बारे में बताया था, जो H+ देता है वह अम्ल कहलाता है। ब्रांस्टेड ने बताया था अगर कोई पदार्थ है वह दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देता है, तो वह जो पदार्थ होगा, जो दे रहा होगा प्रोटॉन, उस पदार्थ को अम्ल कहते हैं। बात करते हैं लुईस ने क्या बताया था। लुईस ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था अगर कोई पदार्थ है जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही,
इलेक्ट्रॉन ग्राही को अम्ल कहते हैं। अर्थात कोई पदार्थ है जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है, वह जो पदार्थ होगा इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करेगा हमेशा वह अम्ल होगा। बात करते हैं लिटमस पेपर पे। लिटमस पेपर, अगर आप नीला लिटमस पेपर लेते हैं, लाल लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है, उसका कलर रेड कलर का हो जाता है, तो वह पदार्थ अम्ल होगा। एक बार अब अम्ल का उदाहरण देखेंगे। HCl, इसमें H पाया गया। अधिकतर कोई भी यौगिक होगा, अगर उसका सूत्र होगा उसमें विस्थानी H प्लस आयन पाए जाते हैं, तो ज्यादातर जो होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। HCl हो गया जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। H2 SO4 हो गया जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। NO3 हो गया जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। H3PO4 हो गया जिसे फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। इस तरह से यह सब अम्ल है। इस तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड भी एक अम्ल है। HF भी एक अम्ल है। CH3COOH यह भी एक अम्ल है जिसे कहते हैं एसिटिक अम्ल या वाइनिगर कहते हैं। ये सब रहे अम्ल के उदाहरण जिसका सूत्र है। आगे देखते हैं। आता अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड, जिसे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो अम्ल अपने आयनों में पूर्ण रूप से, यानी कोई अम्ल है उसको विलयन में डालते हैं, लिक्विड में डालते हैं, पानी में डालते हैं, जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, जो आसानी से दूसरे को H प्लस आयन दे देते हैं, वह सब प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है, H2SO4 है, NO3 है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। यह जो सब अम्ल हैं यह प्रबल अम्लीय होते हैं, जो आसानी से पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं। टूटने का अर्थ क्या हुआ? HCl को लेंगे, अगर इसको तोड़ेंगे तो H प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा, यह अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। तेजाब को लेंगे तो H2SO4 टूटेगा तो बनाएगा 2H प्लस और SO4 पर 2 माइनस, यह भी अपने आयनों में टूट जाता है। नाइट्रिक अम्ल लेंगे तो H प्लस और NO3 पर माइनस बनाएगा, ये भी अपने पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है। यह जो होगा प्रबल अम्ल होगा। परिभाषा बता सकते हैं, जो अम्ल पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं प्रबल अम्लीय होते हैं। जो अम्ल अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूटते नहीं हैं, आंशिक रूप से टूटते हैं, वह दुर्बल अम्ल कहलाता है। दुर्बल अम्ल का उदाहरण की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पर CH3 होगा, CH3COOH होगा, HF होगा। यह जो अम्ल है दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल का अर्थ क्या होता है? अगर आप 100 मोल CH3COOH के लेते हैं, यह जो होगा यह भी टूटता है CH3COO माइनस और H प्लस, यानी एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। लेकिन 100 मोल एसिटिक अम्ल का लेते हैं तो उसमें 2 मोल CH3COOH के टूटते हैं और 98 मोल CH3COOH के बचे रहते हैं। केवल 2 ही मोल टूटते हैं। जबकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, स्ट्रांग एसिड की बात करें, 100 मोल अगर यह Cl लेंगे तो 100 मोल H प्लस में और 100 मोल Cl माइनस में टूटते हैं। अर्थात दुर्बल अम्ल की परिभाषा बता सकते हैं, जो अम्ल अपने आयनों में बहुत कम वियोजित होते हैं, बहुत कम टूटते हैं, आंशिक रूप से टूटते हैं, वह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो पूर्ण रूप से टूटते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। आज हम लोग केवल अम्ल के बारे में पढ़े हैं, शेष हम लोग क्षार के बारे में, लवण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।